दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक है हमारा जापान का संविधान। जापान के संविधान के बारे में हम बात करेंगे कि जापान के संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ और किन किन चरणों में हुआ। आज इस बात पर हम फोकस करेंगे। इसके बाद जापान के संविधान की विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल हम जापान के संविधान का विकास कैसे हुआ इसके बारे में अध्ययन करने आए। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बिना समय व्यस्त किए। तो हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो जापान का संविधान में हम पढ़ रहे हैं संविधान का विकास किस तरह से हुआ है। जापान का संविधान पहले कैसा था और उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। अगर देखें तो जापान का जो वर्तमान संविधान जो है, जो कि उसको 100वां संविधान कहा जाता है, यानी जापान के वर्तमान संविधान जो अभी वर्तमान में लागू है उस संविधान को 100वां संविधान कहा जाता है। तो जापान के कौन से संविधान को 100वां संविधान कहा जाता है, अगर प्रश्न आ जाए जापान के वर्तमान संविधान को क्या कहा जाता है, तो प्रश्न आ जाए तो जापान का वर्तमान जो संविधान है उसे 100वां संविधान कहा जाता है। हम दूसरा पॉइंट देखें कि एक लंबे समय के क्रमिक विकास का परिणाम है, यानी जापान का जो वर्तमान संविधान है वो एक लंबे समय के प्रोसेस के बाद यह संविधान बना है, यानी क्रमिक विकास यानी निरंतर धीरे धीरे विकास के बाद वर्तमान संविधान का निर्माण हुआ है। जापान के प्रारंभिक इतिहास का प्रामाणिक या लिपिबद्ध रूप में विवरण उपलब्ध नहीं है, यानी जापान का जो प्रारंभ का इतिहास है उसका कोई भी प्रामाणिक स्रोत नहीं है या फिर उसकी में का कोई भी लिपिबद्ध रूप में विवरण उपलब्ध नहीं है, यानी लिखा हुआ विवरण उपलब्ध नहीं है। प्रारंभिक इतिहास का न तो प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध है और न ही लिपिबद्ध रूप में कोई विवरण उपलब्ध है। जापान के इतिहास का सुव्यवस्थित रूप में 8वीं शताब्दी के बाद से मिलता है, यानी जापान के इतिहास का अगर लिपिबद्ध विवरण या प्रामाणिक विवरण देखें तो 8वीं शताब्दी के बाद इसका विवरण मिलता है। उससे पहले प्रारंभिक इतिहास का कोई भी प्रामाणिक एवं लिपिबद्ध विवरण उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दंत कथाओं के अनुसार सम्राट जो जिम्मू नाम का सम्राट था, जो सूर्य देवता का वंशज कहलाता था, 660 ईस्वी पूर्व में जापान साम्राज्य की नींव उसने डाली थी। यानी कथाओं के अनुसार सम्राट जिम्मू ने, जो कि सूर्य देवता का वंशज था, 660 ईस्वी पूर्व में जापान के साम्राज्य की नींव डाली थी। तो अगर इसका विकास का अगर प्रारंभिक चरण देखें तो जापान के वर्तमान संविधान को 100वां संविधान कहा जाता है। यह संविधान एक लंबे समय के क्रमिक विकास यानी निरंतर विकास के परिणाम स्वरूप आया है। जापान का अगर प्रारंभिक इतिहास देखें तो उसका कोई भी प्रामाणिक स्रोत या लिपिबद्ध विवरण उपलब्ध नहीं है। और आगे की बात करें तो अगर इसका लिपिबद्ध विवरण या सुव्यवस्थित लिपिबद्ध प्रामाणिक स्रोत अगर प्राप्त होता है तो वो 8वीं शताब्दी के बाद से प्राप्त होता है। और दंत कथा के अनुसार सम्राट जिम्मू जो था, जो कि सूर्य देवता का वंशज था, उसने 660 ईस्वी पूर्व में जापान साम्राज्य की नींव डाली थी, यानी जापान की स्थापना की थी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जापान का सामंतशाही युग। जापान का सामंतशाही युग 1185 से लेकर 1857 तक यह युग बना रहा, यानी 1185 से लेकर 1857 तक सामंतशाही युग जापान में रहा। सामंतशाही युग में अगर देखें तो चीनी पद्धति पर आधारित जापान प्रशासन अधिक स्थायी नहीं रह सका, यानी सामंतशाही युग से पहले जो जापान में प्रशासन था वो चीनी पद्धति के अनुसार चलता था, तो वो अधिक समय तक स्थायी रूप से नहीं रह सका क्योंकि वह जापान की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था, यानी जापान की परिस्थितियां चीनी परिस्थितियों से अलग थी। इसलिए जो जापान में चीनी पद्धति पर आधारित सामंतशाही प्रशासन था या प्रशासन था वो स्थायी रूप से नहीं रह सका क्योंकि जापान की परिस्थितियां अलग थी और चीन की परिस्थितियां अलग थी, यानी जापान की परिस्थितियों के अनुकूल चीन की परिस्थितियां नहीं थी, इसलिए यहाँ पर चीनी पद्धति पर आधारित प्रशासन अधिक समय तक नहीं रह सका।
अगर देखा जाए सामंतशाही में तो प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्ति के स्थान पर कर्मचारी वंश परंपरागत होने लगे, यानी कि जो भी कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी वो प्रतियोगिता परीक्षा को न परीक्षा के आधार पर न होकर आनुवांशिक रूप से होने लगी, परंपरागत होने लगी, वंश परंपरागत होने लगी। यानी कि उसका पुत्र उसके बाद गद्दी पर बैठेगा, उसका पुत्र उसके बाद कर्मचारी बनेगा। इस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार न होकर आनुवांशिक या वंश परंपरागत होने लगी। जो भी कर्मचारियों की नियुक्ति थी वो आनुवांशिक आधार पर होने लगी। धीरे धीरे सामंतों की शक्ति बढ़ने लगी, क्योंकि धीरे धीरे सामंत लोग थे उनकी शक्ति बढ़ने लगी और उन पर केंद्रीय सरकार का आधिपत्य केवल नाम मात्र का ही रह गया। और जो सामंत लोग थे उनकी शक्तियां का विकास धीरे धीरे होने लगा और जो केंद्र का उन पर नियंत्रण था वो सिर्फ नाम मात्र का ही रह गया था। तो सामंतशाही युग में अगर देखें तो चीनी पद्धति पर आधारित जो शासन प्रणाली थी वो स्थायी नहीं रही, क्योंकि वहां जापान की परिस्थितियां चीनी पद्धति के अनुकूल नहीं थी। अगर दूसरे देखें तो जो कर्मचारी की नियुक्ति होती थी वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर न होकर आनुवांशिक रूप से होने लगी थी और धीरे धीरे जो थे वो सामंतों की शक्ति बढ़ने लगी थी और उन पर केंद्र का नियंत्रण है वो नाम मात्र का रह गया था, यानी सब खत्म हो गया था। केंद्र का नियंत्रण सामंतों पर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। इस तरह से सामंतशाही युग में कुछ प्रणालियां रही है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो कई बार यह सामंत अपने क्षेत्र में वृद्धि करने और सम्राट पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए आपस में संघर्ष करने लगते थे। यानी कि सामंत लोग जो है वो अपने क्षेत्र में वृद्धि करने यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वृद्धि करने के लिए और सम्राट पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए यानी सम्राट उनको जाने उनका प्रभाव स्थापित करने के लिए आपस में ही लड़ते झगड़ते थे, संघर्ष करते थे, जिससे कि वहां की शांति एवं न्याय व्यवस्था भंग होती है। यानी कि सामंत ही आपस में लड़ते थे तो जिससे कि शांति और न्याय व्यवस्था भंग होती है। लड़ते क्यों थे? सामंत अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तथा सम्राट को अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए कि सम्राट के सामने यह स्थापित हो जाए कि मैं सबसे अच्छा हूं, अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए आपस में झगड़ते थे, जिससे कि वहां की शांति एवं न्याय व्यवस्था भंग होती थी। तो यह सामंतशाही युग के कुछ पॉइंट थे जहां पर सामंतशाही युग में यह घटनाएं घटी थी। अब आगे बढ़ते हैं। सामंतशाही युग के आगे एक युग और आता है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सामंतशाही युग के बाद हमारा आता है तोकुगोवा शासन। तोकुगोवा प्रशासन में क्या होता है? तोकुगोवा सामंतशाही युग के बाद दूसरा प्रशासन आता है तोकुगोवा प्रशासन। यह प्रशासन 1603 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक यह प्रशासन कार्य किया, यानी 603 से लगाकर 1867 तक इस प्रशासन ने अपना कार्य किया। तो 1603 से लगाकर 1867 तक यह प्रशासन अपना कार्य करता रहा। इस काल में जापान एक सामंतवादी राज्य था, यानी कि जापान में सामंत ज्यादा थे इसलिए यहाँ पर सामंतवादी राज्य था, क्योंकि शक्तियां भी सामंतों के पास ज्यादा थी। तो यहाँ पर जापान एक सामंतवादी राज्य था जिसका प्रधान जो था तोकुगोवा शासक वंश का अध्यक्ष शोगुन था, यानी कि प्रधान का नाम क्या था? शोगुन था, जो कि तोकुगोवा प्रशासन का या तोकुगोवा शासन वंश का अध्यक्ष कहलाता था, जो कि शोगुन था। शोगुन शासक विकेंद्रित था, यानी शोगुन का जो शासक था विकेंद्रित था, यानी सारी शक्तियां उसके पास नहीं थी, सारी शक्तियां क्या होती? बिखरी हुई थी, उसको विकेंद्रित कहते हैं। अगर केंद्रित होता तो सारी शक्तियां किसके पास होती? शोगुन शासक के पास होती। तो यहाँ पर शोगुन शासक विकेंद्रित था, यानी सारी शक्तियां उसके पास नहीं थी, इसलिए यह शासक विकेंद्रित था, यानी शक्तियां बिखरी हुई थी। शोगुन अपनी शक्तियों का प्रयोग इन समस्त सरदारों पर करता था, यानी शोगुन जो के पास जो शक्तियां थी उन शक्तियों का प्रयोग वह समस्त सामंतों या सरदारों के ऊपर करता था। जनता के ऊपर उसकी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता या शक्तियों का प्रयोग वह जनता के ऊपर
नहीं करता था, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ सरदारों या सामंतों के ऊपर करता था। विदेश संबंध, सिक्के और परिवहन आदि विषयों पर केंद्रीय शासन कार्य करता था। यानी इन तीन विषयों पर केंद्रीय शासन कार्य करता था। विदेशी संबंध, सिक्के और परिवहन से संबंधित जो विषय होते थे उन पर केंद्र का शासन कार्य करता था। जो बची हुई शेष शक्तियां थी वो किसके पास होती थी? सामंतों के पास होती थी, इसलिए इसे सामंतवादी राज्य कहा जाता है। तो 1603 से 1867 तक तोकुगावा प्रशासन रहा। इस काल में जापान एक सामंतवादी राज्य था, क्योंकि यहाँ पर सामंत ज्यादा थे और सामंतों के पास शक्तियां भी अधिक थी। जिसका प्रधानत्व यानी सामंतवादी राज्य का प्रधान था वो शोगुन कहलाता था। वो तोकुगावा शासक वंश का अध्यक्ष होता था। शोगुन शासक विकेंद्रित था, यानी शोगुन शासक के पास जो शक्तियां थी वो केंद्रित नहीं थी, बिखरी हुई थी, विकेंद्रित थी। शोगुन अपनी शक्तियों का प्रयोग समस्त सामंतों पर करता था, न कि जनता पर। यानी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ सामंतों या सरदारों पर करता था, जनता पर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता था। विदेशी संबंध, सिक्के और परिवहन के संबंध में जो शासन कार्य करता था वो केंद्रीय शासन था। यानी केंद्रीय शासन स्वदेशिक संबंधों, सिक्के और परिवहन पर नियंत्रण रखता था। जो बची हुई शेष शक्तियां थी वो किसके पास थी? सामंतों के पास होती थी। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, ताकि हम पढ़ेंगे अब इससे अगला प्रशासन। तोकुगावा प्रशासन के बाद अगला प्रशासन हम पढ़ने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेइजी पुनरागमन और आधुनिक युग। मेइजी पुनरागमन और आधुनिक युग। मेइजी पुनरागमन इसका नाम इसलिए क्योंकि एक घटना घटी थी जिसके कारण मेइजी का वापस शासन में आना हुआ था, इसलिए इसे मेइजी पुनरागमन भी कहते हैं और आधुनिक युग भी कहते हैं। अब क्या घटना घटी थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 1867 में, इससे पहले तोकुगावा जो शासन था, 1867 में अंतिम तोकुगावा शोगुन, तोकुगावा शासन के अध्यक्ष को हम शोगुन कहते थे। तो 1867 में अंतिम तोकुगावा शोगुन ने 16 वर्षीय सम्राट, यानी 16 वर्ष के जो जापान का सम्राट था मुताशितो, इसका नाम है, मुताशितो को सत्ता समर्पित कर दी। यानी सत्ता का हस्तांतरण मुताशितो को कर दिया। किसने किया था? तोकुगावा के शोगुन ने। कब किया था? 1867 ईस्वी में तोकुगावा के अंतिम शोगुन ने 16 वर्षीय सम्राट मुताशितो को जापान की सत्ता सौंप दी, जो मेइजी सम्राट कहा जाने लगा। यानी कि जापान का जो सम्राट था वो क्या कहलाने लगा? मेइजी सम्राट कहा जाने लगा। यानी जापान के सम्राट को मेइजी सम्राट कहा जाने लगा। तो 1867 में सौंपी थी, अंतिम तोकुगावा शोगुन ने सौंपी थी। मुताशितो जो कि जापान का सम्राट था उसे सौंपी थी, जो कि 16 वर्ष की आयु का था, उसे जापान की सत्ता सौंपी थी और इसके बाद इसे मेइजी सम्राट कहा जाने लगा। यह घटना जापान के इतिहास में मेइजी पुनरागमन के नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी ये जो घटना घटी थी कि अंतिम तोकुगावा शोगुन ने सम्राट को जो जापान की सत्ता सौंपी थी, इस घटना के कारण इसे मेइजी पुनरागमन कहा जाने लगा। यानी इस घटना को जापान के इतिहास में मेइजी पुनरागमन के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यानी मेइजी वापस आ गया। 1868 में मेइजी सम्राट ने 5 धाराओं वाला प्रतिज्ञा पत्र की घोषणा की थी। 1868 में मेइजी सम्राट बनने के बाद 5 धाराओं वाला प्रतिज्ञा पत्र की घोषणा इन्होंने की थी। अब प्रतिज्ञा पत्र में क्या घोषणा थी, क्या 5 धाराएं थी, यह विस्तृत अध्ययन है, इसे हमें अभी नहीं देखना। हमें यह ध्यान रखना है कि 1868 में जो मेइजी सम्राट बना था उसने 5 धाराओं वाला प्रतिज्ञा पत्र एक घोषणा की थी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये मेइजी पुनरागमन और आधुनिक युग के बारे में बताता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जापान के नवीन संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। ये तो पुराना जो विकास हुआ था वह था। अब हम जापान का नवीन संविधान किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ इसके बारे में हम आगे अध्ययन करना चाहते हैं। इससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।
हम जापान के नवीन संविधान की अगर बात करें तो नवीन संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या उसकी प्रक्रिया रही, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो नवीन संविधान का निर्माण जापान में 1945 ईस्वी में जापान के प्रसिद्ध शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने अणु बम डाले थे। ये आपको पता होगा, ये विश्व युद्ध के समय की बात है कि जापान के जो प्रसिद्ध शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर अमेरिका ने अणु बम गिराए थे 1945 ईस्वी में, जिसका असर आज भी देखा जा सकता है। यानी कि उसका जब 1945 में यह हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरे थे, उसका प्रभाव आज भी वहां पर उपलब्ध है, यानी कि उसका प्रभाव अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। तो 1945 ईस्वी में जापान के प्रसिद्ध शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने अणु बम डाले थे। उसके बाद 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी युद्ध में अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया था और मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान पर आत्मसमर्पण के बाद जापान पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार स्थापित हो गया, यानी दो गुट बटे थे, उसमें से मित्र राष्ट्र एक गुट था, उसका आधिपत्य जापान पर हो गया, क्योंकि जापान ने बम गिरने के बाद 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया मित्र राष्ट्रों के सामने और मित्र राष्ट्रों का अधिकार जापान पर हो गया। मित्र राष्ट्रों ने जनरल मैक आर्थर को जापान में सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया था। जनरल मैक आर्थर नाम के व्यक्ति को जापान में सर्वोच्च सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। जनरल मैक आर्थर ने जापान के लिए नया संविधान तैयार कराया जो कि पोस्टडम घोषणा पर आधारित था। यानी जनरल मैक आर्थर ने जापान के लिए एक नए संविधान के निर्माण की घोषणा की और तैयार करवाया जो कि पोस्टडम घोषणा थी, उस पर आधारित यह संविधान था। जापान में लोकतंत्र की शुरुआत करने के उद्देश्य से फरवरी 1946 को मैक आर्थर ने नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करवाया। यानी लोकतंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से फरवरी 1946 में मैक आर्थर जो कि सेनापति था, उसने नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करवाया। तो अगर नवीन संविधान की देखें तो 1945 में जापान के प्रसिद्ध शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने अणु बम डाले। उसके बाद 14 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर जापान पर मित्र राष्ट्रों का आधिपत्य हो गया और इन्होंने जनरल मैक आर्थर को जापान में सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया। जनरल मैक आर्थर ने जापान के लिए नए संविधान को तैयार करने की घोषणा की जो संविधान पोस्टडम घोषणा पर आधारित था। यानी पोस्टडम एक घोषणा थी, उस पर आधारित था। हमको इतना डिटेल नहीं जाना है कि पोस्टडम घोषणा क्या थी। पोस्टडम एक घोषणा थी जिस पर यह नया संविधान आधारित था। जापान में लोकतंत्र की शुरुआत करने के उद्देश्य से मैक आर्थर ने फरवरी में 1946 में नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करवाया। नवीन संविधान का प्रारूप मैक आर्थर के द्वारा तैयार करवाया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद की घटनाएं हम आगे पढ़ते हैं। नवीन संविधान का निर्माण में आगे देखते हैं इससे पहले हमने देखा था लास्ट पॉइंट कि जापान के लोकतंत्र की शुरुआत करने के लिए फरवरी 1946 को मैक आर्थर ने नवीन संविधान का प्रारूप बनाया था। इसके बाद इस प्रारूप में सम्राट की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया और समस्त सत्ता जनता में निहित कर दी गई। यानी कि इस प्रारूप नए संविधान के प्रारूप में सम्राट के पास जो शक्तियां थी उनको समाप्त करके इन शक्तियों को जनता को दे दिया गया, यानी जनता में निहित कर दी गई। यानी लोकतांत्रिक शासन का निर्माण करने की शुरुआत कर दी गई। 20 जून 1946 को जापान की डाइट या विधानमंडल, हम विधानमंडल बोलते हैं, जापान में इसको डाइट बोलते हैं। तो 20 जून 1946 को जापान की डाइट या हमारा विधानमंडल जो कहा जाता है उसे जापान में डाइट कहते हैं। तो 20 जून 1946 को जापान की डाइट यानी कि विधानमंडल के सम्मुख इस प्रस्ताव को रखा गया, यानी नए संविधान के प्रारूप को 20 जून 1946 को जापान की डाइट के सामने रखा गया। 7 अक्टूबर 1946 को डाइट के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया।
यानी 7 अक्टूबर 1946 को डायट ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी। यानी नए संविधान को स्वीकृति कब मिली? डायट के द्वारा 7 अक्टूबर 1946 को डायट के द्वारा इसे अनुमोदन कर दिया गया। और 3 नवंबर 1946 यानी कि 3 नवंबर 1946 को सम्राट जो था उस समय हिरोहितो, 1946 में सम्राट था हिरोहितो, उसने भी अपनी स्वीकृति दे दी। यानी नवीन संविधान का जो प्रारूप था उसको सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। यहाँ पर सम्राट की शक्तियों का अंत कर दिया गया और सारी शक्तियां जनता में निहित कर दी गई। उसके बाद भी सम्राट ने 3 नवंबर 1946 जो कि सम्राट था हिरोहितो, उसने भी इस नवीन संविधान के अनुमोदन कर दिया, यानी अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद 3 मई 1947 को जापान में नवीन संविधान लागू कर दिया गया। जापान में संविधान लागू कब हुआ? नवीन 3 मई 1947 को। डायट के द्वारा स्वीकृति कब मिली? 7 अक्टूबर 1946 को। हिरोहितो सम्राट ने स्वीकृति कब दी? 3 नवंबर 1946 को। डायट के सम्मुख कब रखा गया संविधान प्रारूप? 20 जून 1946 को। और इस प्रारूप में सम्राट की शक्तियों को समाप्त करके ये सारी शक्तियां जनता में निहित कर दी गई। आज के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे जापान के संविधान की विशेषताएं, अधिकार, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे, जो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।